एक कॉल जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पार्ट 1। ग्रेटर दैन। मेरा नाम अर्जुन मिश्रा है। लखनऊ में रहता हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी। सुबह ऑफिस, रात को थक के घर वापसी और फिर अगले दिन वही रूटीन। लेकिन 3 जनवरी की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रग रग को झकझोर दिया। उस दिन भी मैं रोज की तरह तैयार हो रहा था कि अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा था, अननोन नंबर। मैं अनजान नंबरों से आमतौर पर बात नहीं करता, लेकिन ना जाने क्यों उस दिन कॉल उठा लिया। हेलो अर्जुन। आवाज में कुछ अजीब सी कंपकंपी थी। जी, आप कौन? मैं सौम्या बोल रही हूँ, तुम्हारी बहन। मेरे हाथ से ब्रश गिर गया। मैंने चिल्लाकर कहा, क्या बकवास है ये? मेरी कोई बहन नहीं है। वो बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात अजीब लगेगी, लेकिन प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। मैं सब कुछ साफ कर दूंगी। मैंने कॉल काट दी, लेकिन दिमाग में सवालों का सैलाब चल पड़ा था। कौन थी वो? क्या वाकई मेरी कोई बहन हो सकती है? अगर हाँ, तो माँ ने कभी बताया क्यों नहीं? उस रात मैं चैन से सो नहीं पाया। अगले दिन दोबारा वही नंबर से कॉल आया। इस बार मैं चुप रहा। वो बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा शक करना सही है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक तस्वीर भेज रही हूँ। इसे देखकर तुम खुद समझ जाओगे। कुछ सेकंड बाद मेरे मोबाइल पर एक पुरानी तस्वीर आई। एक बच्चा और एक बच्ची, शायद 3-4 साल की उम्र के, किसी छोटे से गांव में एक साथ खेलते हुए। वो बच्चा मैं था, और वो बच्ची, मैंने उसे कहीं देखा था, शायद किसी पुरानी याद के टुकड़े में। लेकिन कैसे? मैं तो लखनऊ में ही पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। या शायद नहीं, चेक मार्क। लेकिन कैसे? मैं तो लखनऊ में ही पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। या शायद नहीं। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। फोन की स्क्रीन बार बार देखता रहा। वो तस्वीर, वो मासूम चेहरा, और सबसे ज्यादा उस मासूमियत से भरी आंखें जो कुछ कहना चाहती थीं। मेरे मन में पहली बार शक पैदा हुआ कि शायद जो मैं जानता हूं वो मेरा सच नहीं है। मैंने माँ के कमरे में झांका। वो हमेशा की तरह पूजा में बैठी थीं। माँ एक सीधी सादी औरत हैं। उन्होंने जिंदगी भर मुझे अकेले पाला। पापा के बारे में उन्होंने कभी ज्यादा नहीं बताया। बस इतना कहा था कि वो हमें छोड़कर चले गए थे जब मैं बहुत छोटा था। लेकिन अब सवाल ये था, क्या सिर्फ पापा ही गए थे, या मैं किसी और जगह से यहाँ लाया गया था? सुबह होते ही मैंने वो तस्वीर प्रिंट कराई और माँ के सामने रख दी। माँ, ये देखो, इसमें मैं हूं ना। माँ ने तस्वीर को देखा। उनके चेहरे पर वो भाव आया जिसे पहचानना आसान नहीं था, जैसे समय ठहर गया हो। कहाँ मिली ये फोटो? एक लड़की ने भेजी। कहती है कि वो मेरी बहन है। नाम है सौम्या। माँ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने कुर्सी पकड़ ली और बैठ गईं। ये बात अब आई सामने। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जिस सच से मैंने तुझे हमेशा बचाया, आज वो खुद चलकर तेरे पास आ गया। मैं चौंक गया। मतलब, कौन है सौम्या, और मैं कौन हूँ? माँ। माँ चुप रहीं। कुछ देर बाद उठी, अलमारी से एक पुराना डब्बा निकाला और मेरे सामने रखा। उस डब्बे में कुछ बहुत पुरानी चीजें थीं। एक बंधा हुआ लाल धागा, एक चूड़ी, एक पुराना खत और एक और तस्वीर जिसमें वही 2 बच्चे थे, पर इस बार एक आदमी और एक औरत के साथ। माँ ने कहा, ये तेरे असली माँ बाप हैं। मैं जैसे जमीन में धंस गया। क्या मतलब मेरा? तुम मेरी माँ नहीं हो। मैंने तुझे पाला है बेटा, तेरे लिए खून पसीना एक किया है, लेकिन तुझे पैदा मैंने नहीं किया। उस पल मेरी सारी दुनिया जैसे उलट गई। तेरे असली माँ बाप एक गांव में रहते थे, देवपुर नाम था उस जगह का। जब तू 3 साल का था, उस गांव में एक हादसा हुआ। एक आग लगी थी जिसमें बहुत कुछ जल गया, और उसी में तुझे भी मरा समझा गया था। लेकिन तू बच गया और मुझे मिला। सौम्या, वो भी उसी परिवार की बेटी है। शायद वो भी बच गई थी। तुमने कभी उस परिवार को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? माँ की आंखों में आंसू थे। मैंने की थी, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि सब जल गए। जब तू बचा मिला तो मैंने मान लिया कि ये भगवान की मर्जी है। मैं चुप था। अब मुझे सौम्या से मिलना था, जवाब चाहिए थे। मैंने उसे कॉल किया। मैं तैयार हूँ, मुझे मिलना है। सौम्या ने कहा, कल सुबह 8 बजे रेलवे स्टेशन पर मिलो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। अगले दिन मैं स्टेशन पहुंचा। लड़की सफेद सलवार सूट में खड़ी थी, हाथ में वही तस्वीर। हमारी नजरें मिली और ना जाने क्यों उस पल दिल कांप गया। तुम अर्जुन हो? हाँ। और तुम सौम्या? हाँ भाई, मैं तुम्हारी बहन हूँ। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन। उसकी आवाज में नरमी थी, पर आंखों में एक रहस्यमयी गहराई। मैं कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। एक अजनबी जो कह रही थी कि वो मेरी बहन है, पर जिस तरह उसने वो तस्वीर पकड़ रखी थी, जैसे वो उसकी सबसे कीमती चीज हो, उसमें एक सच्चाई सी झलक रही थी। चलो, उसने कहा। कहाँ? देवपुर, जहां से सब शुरू हुआ था। हमने लखनऊ से एक लोकल बस पकड़ी। रास्ते भर खामोशी थी, लेकिन हमारी आंखों के अंदर हजारों सवाल तैर रहे थे। मैंने आखिरकार पूछा, क्या तुम पक्के तौर पर जानती हो कि हम भाई बहन हैं? वो मुस्कराई। तुम्हारे गाल पर जो छोटा सा कट है, वो तुम्हें याद है? मैंने चौंक कर कहा, हाँ, माँ ने कहा था बचपन में गिर गया था। वो बोली,
तुम गिरे नहीं थे, मैंने तुम्हें धक्का दिया था। हम दोनों झगड़ रहे थे खिलौने के लिए। वो मेरी गलती थी, मुझे आज भी याद है। उसका जवाब इतना सटीक था कि मेरी आंखें भीग गईं। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। 3 घंटे बाद हम एक वीरान से रास्ते पर उतरे। वहां ना कोई स्टेशन था, ना शोर, सिर्फ एक पुरानी टूटी सी बोर्ड जिस पर लिखा था देवपुर ग्राम पंचायत। सुनसान रास्ता, चारों तरफ पेड़, कुछ जले हुए खंडहर और अजीब सी ठंडी हवा। यही था हमारा घर। सौम्या ने एक टूटी ईंटों की दीवार की तरफ इशारा किया। सब राख हो गया, पर यादें अब भी जिंदा हैं। मैं आगे बढ़ा, दीवारों को छुआ, एक सपना जैसे हकीकत में बदल रहा था। मैंने दीवार के पास एक छोटा सा गड्ढा देखा और उसमें से कुछ लकड़ी के टुकड़े निकले और एक जंग लगा हुआ छोटा खिलौना ट्रक। मैंने उसे उठाया। ये मेरा है। मेरी आवाज कांपने लगी। सौम्या बोली, हाँ, ये तुम्हारा ही था। तुम इसे रोज लेकर सोते थे। मैं जमीन पर बैठ गया और सिर थाम लिया। इतने में एक बुजुर्ग आदमी हमारे पास आया। लंबी दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब चमक। तुम लोग वही बच्चे हो ना? अर्जुन और सौम्या। हम दोनों चौंक पड़े। आप हमें कैसे जानते हैं? मैंने पूछा। वो आदमी मुस्कुराया। तुम्हारे माँ बाप को मैं बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उन्होंने जो किया उसके बारे में जानकर तुम दोनों कांप उठोगे। मैंने जल्दी से पूछा, क्या किया था उन्होंने? वो बुजुर्ग बोला, तुम्हारे माँ बाप सिर्फ सीधे साधे किसान नहीं थे। वो एक ऐसा रहस्य छुपा रहे थे जो पूरे गांव को तबाह कर सकता था। रेडियो बटन। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां डर भी था और एक सच्चाई भी जो शायद बहुत सालों से किसी ने नहीं सुनी। क्या मतलब? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग आगे बढ़े। उनकी छड़ी जमीन पर थक थक की आवाज करती चल रही थी। उन्होंने इशारा किया, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। हम एक पुरानी काई जमी हवेली के पास पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगे थे, खिड़कियां टूटी हुई, लेकिन दीवारों पर एक अजीब सी नक्काशी थी, सांपों की, आंखों की और एक चाबी जैसी आकृति की। ये तुम्हारे दादा की हवेली थी, लेकिन असल में ये एक प्रयोगशाला थी। प्रयोगशाला? सौम्या ने हैरानी से पूछा। बुजुर्ग बोले, हाँ, लेकिन किसी वैज्ञानिक के लिए नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी खोज के लिए। तुम्हारे पिता प्रोजेक्ट जन्म कुंडली पर काम कर रहे थे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंसान की जन्म कुंडली को बदलकर उसकी किस्मत भी बदल सकता था। कहते हैं अगर ये पूरा हो जाता तो कोई भी इंसान भगवान जैसा बन सकता था, अमीर, शक्तिशाली, अजेय। हम सन थे, और गांव को क्या खतरा था? मैंने पूछा। अगर वो चाबी गलत हाथों में चली जाती तो पूरा गांव नहीं, शायद देश भी मानसिक गुलाम बन जाता। चाबी? मैं चौंका। बुजुर्ग झुके और एक पत्थर हटाया। नीचे एक छोटा सा दरवाजा था, लकड़ी का, लोहे की जंजीरों से बंद। यहाँ है वो सुरंग जहाँ तुम्हारे माँ बाप ने सब छुपाया था। पर उस रात जब हवेली में आग लगी, वो चाबी, उस गुप्त कोड वाली डायरी और वो अनजाना दरवाजा सब राख में दब गया। या शायद नहीं। मतलब? सौम्या ने धीमे से पूछा। बुजुर्ग बोले, मैंने उस रात तुम्हारे माँ बाप को आखिरी बार देखा था। उनके हाथ में वो डायरी थी और उन्होंने तुम्हें, अर्जुन, मुझे सौंप दिया था। कहा था इसे ले जाओ, जब वक्त आएगा ये लौटेगा। मेरी सांसें रुक सी गईं। तो आप वो इंसान हैं जिन्होंने मुझे स्टेशन पर छोड़ा था? वो चुप हो गए, फिर बोले, हाँ, लेकिन मुझे लगा था तुम कभी वापस नहीं आओगे। और तभी हवा में एक सनसनाहट हुई, जैसे कोई हमारे पीछे छिपकर सब कुछ सुन रहा हो। कौन है वहां? बुजुर्ग चिल्लाए। हम तीनों पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जमीन पर गिरी थी एक सफेद रुमाल। उस पर कड़ाई से लिखा था X29। मैंने वो रुमाल उठाया। उसकी सिलाई में अजीब सा कंपन था, जैसे किसी ने उसे मशीन से नहीं, बल्कि किसी ऐसे धागे से बुना हो जिसमें रहस्य भी गुंथे हों। बुजुर्ग ने रुमाल देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये नाम फिर से जिंदा हो गया। कौन है X29? मैंने पूछा। वो बोले, X29 कोई नाम नहीं, ये कोड है, एक पहचान, एक परछाई जिसे मारने की साजिश तुम्हारे पिता ने की थी। सौम्या हक्की बक्की रह गई। मतलब कोई है जो इस प्रोजेक्ट को दोबारा चालू करना चाहता है? बुजुर्ग ने धीमे से सिर हिलाया, और ये भी हो सकता है कि वो इंसान कभी मरा ही ना हो। सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई थी, पत्ते भी जैसे थम गए थे। अब हमें क्या करना होगा? मैंने पूछा। बुजुर्ग ने एक भारी सांस ली। तुम्हें वहां जाना होगा जहां ये सब शुरू हुआ था, जंगल के उस पार, कालगुफा में। कालगुफा पहली परत। अगली सुबह हम तीनों एक पुराने नक्शे के साथ जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। नक्शा धुंधला था, लेकिन उसकी स्याही में एक रहस्यमय चमक थी। रास्ता कांटों से भरा था, सांपों और बिच्छुओं से सना, लेकिन हमारे भीतर डर से ज्यादा सवाल थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, प्रकृति और भी रहस्यमयी होती गई। पक्षी चुप थे, पत्तों की सरसराहट जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। करीब 2 घंटे बाद हमें वो गुफा दिखी, पत्थरों से घिरी, काली, अंधेरे में डूबी हुई। ऊपर एक शिला पर वही चिन्ह उकेरा था, X29। बुजुर्ग बोले, यहां से आगे मेरा काम खत्म, अब तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम कौन हो। उन्होंने हमें एक टॉर्च और एक लिफाफा दिया।
गुफा के भीतर एक सुराग मिलेगा जो तुम्हें डायरी तक पहुंचाएगा। गुफा के भीतर दर्पणों का भूल भुलैया। हमने कदम भीतर रखा और लगा जैसे समय रुक गया हो। अंदर हजारों दर्पण लगे थे, कुछ टूटे हुए, कुछ चमचमाते, कुछ धुंधले। और हर दर्पण में हमारी अपनी परछाई नहीं बल्कि अजीब अजीब चेहरे दिखाई दे रहे थे। एक दर्पण में मैंने खुद को देखा, लेकिन वो मैं नहीं था। मेरी आंखें सुनहरी थीं और मेरे माथे पर वही X29 उकेरा था। ये क्या है? सौम्या घबराए। मैंने दीवार पर लटका लिफाफा खोला। उसमें एक पंक्ति लिखी थी, जो दिखता है वो सच नहीं, और जो सच है वो दिखेगा नहीं। हमने सब दर्पणों को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी एक दर्पण के पीछे से हवा चलने लगी। हम तीनों ने उसे हटाया तो पीछे एक संकरा रास्ता खुला, लकड़ी की सीढ़ियां नीचे जाती थीं। गुप्त तहखाना, डायरी की खोज। हम नीचे उतरे तो दीवारों पर हाथ से बनाए गए चित्र थे, एक परिवार, एक मंदिर, एक सूर्य जो आधा था और उसके नीचे वही चाबी। हम समझ गए ये वही प्राचीन कोड है जिसे कोड जनकुंडली कहा जाता था। एक पत्थर हटाया तो नीचे एक तिजोरी दिखी। सौम्या ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। उस पर 3 शब्द खुदे थे, भविष्य इक्वल्स जन्म जोड़ निर्णय। हमने मिलकर तिजोरी खोली और उसके भीतर थी एक काली किताब। उसके कवर पर सोने से लिखा था द फाइनल जनकुंडली। मैंने जैसे ही उसे छुआ, मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक और समय रेखा में जागना। जब आंख खुली तो मैं एक अजीब से कमरे में था। दीवार पर डिजिटल घड़ी थी जो उल्टी गिनती कर रही थी, 72 घंटे, 71 घंटे, 59 मिनट, 59 सेकंड। मेरे सामने एक आदमी बैठा था, काले कोट में, चेहरे पर मास्क और उस पर चमकता हुआ कोड X-29। तो अर्जुन, तुम सच में लौट आए? मैंने धीरे से पूछा। तुम कौन हो? वो हंसा, एक ठंडी, कपकपा देने वाली हंसी। मैं वो हूँ जो तुम्हारे बाप बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। तुम क्या चाहते हो? सिर्फ वही जो तुम्हारे पिता ने अधूरा छोड़ा, इंसान की किस्मत को फिर से लिखना। लेकिन ये तो गलत है। गलत और सही, ये शब्द सिर्फ कमजोरों के लिए हैं। टाइम बम और अंतिम चक्र। X-29 ने बताया कि उसने जनकुंडली को रिप्रोग्राम कर दिया है। अब 72 घंटे में पूरी दुनिया के 10% लोगों की किस्मत बदल जाएगी, उनकी यादें मिट जाएंगी, पहचानें बदल जाएंगी, और वो इंसान बन जाएंगे जो सिर्फ उसके हुक्म पर जिएंगे। तुम्हें रोकना होगा। सौम्या की आवाज़ पीछे से आई, वो भी वहीं थी। हमने मिलकर उस डायरी को फिर से पढ़ा। उसमें एक अंतिम कोड था, P118। हमें समझ आया, ये उस स्थान का कोड था जहां से ये तकनीक पहली बार शुरू हुई थी। अंतिम मोड़, वापसी की तैयारी। अब हमारे पास 68 घंटे हैं। हमें उस जगह पहुंचना है जहां P118 छिपा है। X-29 अब हमारे पीछे है और शायद हमारे साथ भी। क्योंकि वो जानता है, जिसने एक बार जनकुंडली को छू लिया, उसकी किस्मत अब उसकी नहीं रही। सौम्या की सांसें तेज थीं। उसने कांपते हुए पूछा, भाई, ये जनकुंडली है क्या? और क्यों सब इससे डरते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, ये सिर्फ किसी की जन्म कुंडली नहीं, ये एक फ्यूचर लॉक है। जो इसे छूता है, उसका भविष्य, उसकी यादें और उसका हर फैसला किसी और के हाथ में चला जाता है। वो तस्वीर जो सौम्या के पास थी, अब बदल रही थी। तस्वीर में माँ बाप की जगह किसी और की परछाई थी, एक आदमी जिसकी आंखें नीली थीं और चेहरा धुंध से ढका हुआ। तभी पीछे से बबलू बोला, भैया, वो देखो, वो रुमाल अपने आप उड़ रहा है। हमने देखा, X-29 लिखा रुमाल हवा में था और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, वहां से एक सीढ़ियां खुलने लगी, जमीन फटने की आवाज आई। एक भूमिगत रास्ता। मैंने सौम्या और बबलू की तरफ देखा। अगर यहां से लौटे तो शायद जिंदा बच जाएंगे, लेकिन अगर आगे बढ़े तो जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। सौम्या बोली, माँ बाप का सच जानना है तो डर कर कैसे रुक सकते हैं? हम तीनों नीचे उतरे। वो सुरंग बहुत पुरानी थी, दीवारों पर कुछ संस्कृत में लिखा था और बीच में एक जगह जहां एक गोल पत्थर रखा था। उस पत्थर पर खुदा था युग संख्या 316। जब तीसरे युग का 16वां साल शुरू होगा, तब जो छुपा है वो सामने आएगा, और जो जी रहे हैं वो सिर्फ सांसें ले रहे होंगे, जिंदा नहीं होंगे। बबलू बोला, भैया, मेरा जन्म रात के 3:16 पर हुआ था। मैंने चौंक कर उसे देखा। तभी दीवार हिली और एक किताब नीचे गिरी, उसी पर लिखा था X-29 द जनकुंडली प्रोटोकॉल। मैंने उसे खोला और पहला ही पन्ना पढ़कर कांप गया। अर्जुन चौधरी 2004 में नहीं, 1999 में जन्मा। वो गांव में पैदा नहीं हुआ, उसे वहां पहुंचाया गया था ताकि वो इस राज से दूर रहे जब तक वो 25 का न हो जाए। मैंने सौम्या की तरफ देखा तो मैं कभी इस गांव का था ही नहीं। सौम्या की आंखों में आंसू थे, शायद हम सब सिर्फ मोहरे थे। तभी सुरंग की लाइटें बुझ गईं और सामने जल उठी एक नीली लौ में दिखा वही चेहरा, नीली आंखों वाला आदमी। उसकी आवाज गूंजी, कोड X तुम्हारे खून में है अर्जुन। अब तुम चाहे ना चाहो, खेल शुरू हो चुका है। चेक मार्क। मैंने एक पल के लिए सोचा कि ये कोई हुआ माया होगी, लेकिन नहीं। वो आवाज कानों में नहीं, दिमाग में गूंज रही थी। सौम्या और बबलू भी कांपते हुए पीछे हट गए।
का कौन हो तुम? मैंने चीख कर पूछा। नीली आंखों वाली परछाई हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें भविष्य की सर्दी थी। मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे माँ बाप ने छुपा दिया था। मैं एक्स ओरिजिन हूँ, कोड एक्स का पहला वाहक। सामने दीवार पर अचानक एक नक्शा उभरा। उसमें एक वृत्त बना था और उसके केंद्र में लिखा था, धमन गांव, 0 पॉइंट ऑफ कोड एक्स। तुम्हारे खून में जो है अर्जुन, वो सिर्फ खून नहीं, वो एक जेनेटिक की है। तुम्हारा डीएनए एक एंशिएंट ऑर्डर की आखिरी कड़ी है, और जब तक वो एक्टिवेट ना हो, पूरी दुनिया उस रहस्य से अनजान रहेगी जो सब कुछ बदल सकता है। बबलू हकलाता हुआ बोला, भैया क्या आप ही वो हो जिनके पीछे सब पड़े हैं? मैंने उसे देखा। मुझे खुद नहीं पता था मैं कौन हूं, लेकिन एक बात अब साफ थी, ये सब सिर्फ एक पारिवारिक साजिश नहीं थी। ये एक जेनेटिक कॉन्स्पिरेसी थी, एक भूले हुए भविष्य की पुकार। कोड एक्स एक किताब नहीं, एक प्रोटोकॉल था जिसे एक्टिवेट करने के लिए जन्म कुंडली बस एक ट्रिगर था। सौम्या ने पूछा, अगर एक्टिवेशन हो गया तो क्या होगा? नीली आंखें फिर चमकी, फिर ये दुनिया जैसी तुम जानते हो वैसी नहीं रहेगी। इंसान अपनी यादें खो देगा, हर डिसीजन, हर इमोशन सेंट्रलाइज्ड होगा, और इसका कंट्रोल होगा अर्जुन के हाथ में। मुझे अचानक सब समझ में आने लगा। मेरी बचपन की यादें क्यों अधूरी थीं, क्यों मैं कभी सपनों में आग, पानी और नीली रेखाओं को देखता था। मैं धीरे से बोला, मुझे इसमें शामिल नहीं होना। एक्स ओरिजिन हंसा, तुम्हें लगा ये चुनाव तुम्हारा है। कोड एक्स पैसिव नहीं होता, वो खुद चुना करता है, और उसने तुम्हें चुना है। तभी जमीन हिली, सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, और किताब जन्म कुंडली प्रोटोकॉल खुद जलने लगी। लेकिन आग की लपटों में वो शब्द साफ दिखे, युग संख्या 401, जब चौथा युग शुरू होगा तब एक नया नियम जन्म लेगा और वो इंसान नहीं होगा। सौम्या चिल्लाई, भागो, ये सब सच हो रहा है। हम दौड़ने लगे। सुरंग के पीछे का रास्ता ढहता जा रहा था। मैंने पीछे देखा, एक्स ओरिजिन अब धुएं में बदल रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, अर्जुन तुम भाग सकते हो लेकिन अपने खून से नहीं। हम जैसे तैसे सुरंग से बाहर निकले। धूप बाहर पहले जैसी नहीं थी। आसमान में अजीब नीला हल्का था, जैसे कोई इनविजिबल सिग्नल हर चीज को स्कैन कर रहा हो। बबलू कांपते हुए बोला, भैया ये तो गांव नहीं रहा, ये कुछ और बन गया है। मैंने सौम्या की तरफ देखा। हम दोनों समझ चुके थे, जन्म कुंडली को सिर्फ छूने से कहानी शुरू नहीं हुई थी, वो तो बस पहली घंटी थी आखिरी युद्ध की। अब हमें इस युद्ध का हिस्सा बनना ही था, चाहे हम चाहें या नहीं। हमने जैसे ही गांव की सीमा पार करने की कोशिश की, मोबाइल नेटवर्क, घड़ियां, यहां तक कि हमारा कंपास भी ठहर गया। लगता था जैसे हम एक इनविजिबल डोम के अंदर आ चुके हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसे युग संख्या प्रोटोकॉल ने बंद कर दिया था। बबलू घबराकर बोला, भैया हम फंस गए हैं क्या? सौम्या ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली, जिसे उसने स्टेशन से निकलते समय एक बुजुर्ग औरत से लिया था। उसने कहा था, जब सब बंद हो जाए तब इसे चलाना। हम पास के एक पुराने स्कूल में घुसे, वहां अब भी एक डस्टी कंप्यूटर पड़ा था। सौम्या ने पेन ड्राइव लगाई, स्क्रीन काली हुई, फिर शब्द उभरे, वेलकम अर्जुन, डीएनए की वेरीफाइड। स्क्रीन पर एक होलोग्राफिक नक्शा खुल गया जिसमें 5 पॉइंट्स थे। हर पॉइंट पर लिखा था, गार्डियन नोड। 1 ट्रिनेटर केव्स, हिमालय। 2 साइलेंट आइलैंड, बंगाल की खाड़ी। 3 नागार्जुना फोर्ट्रेस, आंध्र प्रदेश। 4 धमन एक्स वॉल्ट, उत्तर प्रदेश, हमारी लोकेशन। 5 अननोन एक्सेस डिनाइड। अर्जुन को 5 नोड्स एक्टिवेट करने थे ताकि कोड एक्स का फाइनल सीक्वेंस अनलॉक हो सके। तभी स्क्रीन पर एक टाइमर भी चालू हुआ, 72 घंटे शेष। मैंने सौम्या की तरफ देखा, इसका मतलब अगर हम 72 घंटे में ये सारे गार्डियन नोड्स एक्टिवेट नहीं कर पाए तो शायद सब कुछ रीसेट हो जाएगा। बबलू ने धीरे से पूछा, रीसेट मतलब? स्क्रीन पर शब्द खुद टाइप होने लगे, रीसेट, कंप्लीट कॉग्निटिव अरेजर ऑफ अर्थ, मेमोरी री एनकोडिंग इन वर्जन 4.0। हमें उसी पल निकलना था, पर धमन वॉल्ट को अनलॉक करने के लिए एक और की चाहिए थी, जिसे एक पुराने राजा के महल में छुपाया गया था, जिसका नाम था रुद्रमहल। रात को हम वहां पहुंचे। महल वीरान था, लेकिन उसके पत्थरों पर खुदे थे वही चिन्ह जो मेरी हथेली में जलते थे जब भी मैं जन्म कुंडली के पास होता। हमने नीचे की सुरंगों में उतरना शुरू किया, जहां अंधेरे में कुछ और सांस ले रहा था, कुछ ऐसा जो सदियों से वहीं बंद था और अब उसे भी कोडेक्स जगाने वाला था। सौम्या ने फुसफुसाया, अगर ये सब एक्टिवेट हुआ तो तुम अर्जुन नहीं रहोगे, तुम कोड बन जाओगे। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, शायद मेरा इंसान होना पहले ही खत्म हो चुका है। पुष्पिन, उस सुरंग में जैसे ही मेरा पैर पड़ा, जमीन थरथराने लगी। दीवारों में छिपे प्राचीन सेंसर जाग चुके थे और हवा में एक पुराना मंत्र गूंज उठा, युगंतरा शून्य संख्या प्रवाटेट। अचानक सामने की दीवार पर एक दरार बनी और वहां से एक हॉलोग्राम उभरा। वो मेरे पिता थे, वैसा ही चेहरा, वैसी ही आवाज, लेकिन ठंडी, गणनात्मक और स्पष्ट। अगर तुम ये देख रहे हो अर्जुन, तो इसका मतलब है कि तुम अब एक ट्रांजिशनल बीइंग बन चुके हो, इंसान और कोड के बीच की अंतिम कड़ी। सौम्या स्तब्ध थी।
बबलू कांप रहा था और मैं बस उस हॉलोग्राम को देख रहा था जैसे कोई अपनी ही परछाई से बात कर रहा हो। तुम्हारे अंदर जो रक्त बह रहा है वो दरअसल एक्स ओरिजिन डेटा है। हमारी सभ्यता, हमारी असली जड़ें, हमारे पूर्वजों की चेतना सब तुम्हारे खून में एनकोड है। अब तुम्हें फाइनल एल्गोरिदम एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए 5 गार्डियन नोड्स के साथ साथ तुम्हें अपने भीतर की 5 शक्तियों को भी अनलॉक करना होगा। 1. स्मृति, यादों की सत्यता। 2. संकल्प, मन की शक्ति। 3. संख्या, ज्ञान का स्वरूप। 4. सामर्थ्य, आत्मबल। 5. समर्पण, अहंकार का त्याग। लेकिन याद रखो अर्जुन, हर अनलॉक के साथ तुम कुछ खोओगे और अंत में शायद खुद को भी। इतना कहकर हॉलोग्राम बुझ गया। अब हमारे पास टाइम नहीं था। टाइमर में अब सिर्फ 68 घंटे बचे थे। मैंने दीवार की दरार में हाथ डाला और वहां से निकली एक धातु की अंगूठी। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट मंथन। सौम्या धीरे से बोली, यही है वो फर्स्ट स्विच जो रीसेट को रोक सकता है। लेकिन तभी सुरंग का दूसरा छोर खुला और वहां खड़ा था वही नीली आंखों वाला आदमी। अब की बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे थे और भी लोग, बिल्कुल इंसानों जैसे, पर उनकी आंखों में जीवन नहीं था। स्वागत है तुम्हारा, कोड बेयरर, अब असली परीक्षा शुरू होती है। वो शब्द जैसे ही हवा में गूंजे एक झटके से जमीन कांपी और हमारे पैरों के नीचे का फर्श सरक गया। हम तीनों सीधे नीचे गिर पड़े और जब होश आया तो खुद को एक कांच के गोल कमरे में पाया। कमरे की दीवारें घड़ी की तरह घूम रही थीं और बीच में लिखा था ट्रायल 1, स्मृति। अचानक मेरे सामने प्रोजेक्शन खुला, मेरा पुराना स्कूल, क्लास 3 का दिन। वही लाल शर्ट, वही बेंच और मैं एक बच्चा बन चुका था। मेरे सामने बैठी थी एक लड़की जिसकी आंखों में आंसू थे। मेरी यादें लौटने लगीं। ये वही दिन था जब मैंने उसे सबके सामने झूठा कहा था, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद फेल हो गया था। वो लड़की अब कोई और नहीं बल्कि सौम्या ही थी, बचपन की मेरी दोस्त जिसे मैंने हमेशा के लिए खो दिया था। एक आवाज़ गूंजी, स्मृति की शक्ति तभी खुलेगी जब तुम सच स्वीकार करोगे। मैंने आंखें बंद की और सबके सामने कहा, गलती मेरी थी, मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मैं डरा हुआ था। तुम सही थी सौम्या। क्लासरूम का दृश्य टूट गया और ट्रायल रूम में हम तीनों वापस आ गए। दीवार पर लिखा था स्मृति अनलॉक्ड। मेरी हथेली पर अब एक लाल निशान चमक रहा था, एक्स के बीच में एक खुली आंख का चिन्ह। नीली आंखों वाला आदमी फिर दिखा। अच्छा आरंभ किया है तुमने, लेकिन अगली ट्रायल तुम्हारी आत्मा को तोड़ सकती है। तैयार रहो कोड बेयरर, अभी तो शुरुआत है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दीवारें एक बार फिर घूमी और ट्रायल चेंबर 2 खुल गया। इस बार दीवार पर लिखा था ट्रायल 2, संकल्प, मन की शक्ति। कमरे के भीतर घुसते ही अंधेरा छा गया। फिर अचानक मेरे सामने एक और अर्जुन खड़ा था, लेकिन वो मैं नहीं था। वो मेरे जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध, लालच और डर की मिलीजुली छाया थी। मैं ही तू हूं, उसने कहा। तेरे सारे डर, तेरे सारे लालच, तेरी सारी नफरतें, मैं तेरा असली रूप हूं। कमरे के बीचों बीच एक नीली ऊर्जा की तलवार थी और वहां लिखा था, जो खुद पर विजय पाए वही असली विजेता। मेरे दूसरे रूप ने मुझ पर हमला किया। मैं गिर पड़ा, लेकिन तभी मेरी आंखों में वो सब दृश्य घूमने लगे, माँ की मुस्कान, पिता की सीख, सौम्या की उम्मीद भरी नजरें। मैंने तलवार उठाई नहीं, मैं खड़ा हुआ, आंखें बंद की और मन में कहा, मैं तुझसे नहीं डरता क्योंकि मैं तुझसे ऊपर हूं और तुझको स्वीकार करता हूं। वो छाया बिखर गई। ट्रायल रूम रोशनी से भर गया। दीवार पर चमका संकल्प अनलॉक्ड। मेरे गले के पास एक नीला चिन्ह उभर आया, एक वृत्त जिसके भीतर अनंत का चिन्ह था। बाहर नीली आंखों वाला आदमी फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके साथ था एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक लोगो जो इस पूरी सीरीज का प्रतीक बन चुका है। राज एक्सप्लोरर ओरिजिनल्स कोड एक्स सीरीज। उसने कहा, अब तक जो देखा वो सिर्फ एक झलक थी। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अंतिम ट्रायल में जो होने वाला है वो तुम्हारी सोच से भी परे है। अगली ट्रायल तुम्हारी आत्मा को तोड़ सकती है। तैयार रहो कोड बेयरर, अभी तो शुरुआत है। अब क्या मैं अंतिम भाग शुरू करूं जिसमें अर्जुन समर्पण ट्रायल में खुद को मिटाकर अंतिम रीसेट कोड के रहस्य तक पहुंचता है। अगला भाग अपडेट कर दिया गया है। अगली ट्रायल तुम्हारी आत्मा को तोड़ सकती है। तैयार रहो कोड बेयरर, अभी तो शुरुआत है। मैंने गहरी सांस ली और ट्रायल रूम 3 की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस बार कमरा बिल्कुल खाली था, न कोई दीवारों पर श्लोक, न कोई तलवार, न कोई डर। बस बीच में एक दर्पण रखा था। उसके पास लिखा था ट्रायल 3, समर्पण, खुद को मिटा देना ही असली मोक्ष है। मैंने दर्पण में झांका पर यह मेरा प्रतिबिंब नहीं था। वहां माँ, पापा, सौम्या, गांव के लोग और उन सबकी पीड़ाएं थीं। एक आवाज आई, अगर सच में बदलाव लाना है तो कोड एक्स को सिर्फ एक्टिवेट नहीं, खुद को खत्म करके रीसेट करना होगा। मेरे सामने एक नीली गोली और एक लाल चाकू प्रकट हुए। गोली शांति का प्रतीक थी जिससे सब खत्म हो जाता। चाकू बलिदान का, जिससे मेरी आत्मा कोड एक्स में समाहित हो जाती। मैंने बिना हिचके चाकू उठाया और कहा,
अगर मेरी मिट्टी से इंसानियत का नया बीज पनपता है तो मैं मिटने को तैयार हूँ। जैसे ही मैंने चाकू अपनी छाती में उतारा, पूरा कमरा स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। मेरे शरीर की जगह अब सिर्फ ऊर्जा थी, और वो ऊर्जा उस विशाल यंत्र में समाहित होने लगी जिस पर लिखा था, रीसेट कोड इनिशिएटेड, एक्स रीबूट। सौम्या बाहर खड़ी थी, उसके हाथ में मेरी वही पुरानी तस्वीर थी। वो मुस्कुराए और कहा, कभी कभी कुछ कहानियां किसी एक के नाम से नहीं जानी जाती, वो विरासत बन जाती हैं। दुनिया बदल चुकी थी, गांव फिर से बस रहा था। लोग अपने पुराने डर छोड़ चुके थे, और वहां एक मंदिर बन चुका था जिसके प्रवेश द्वार पर लिखा था, अर्जुन द लास्ट कोड बेयरर। पृष्ठभूमि में वही नीली आंखों वाला आदमी धीरे धीरे ओझल हो रहा था, पर जाते जाते उसने कहा, कोड एक्स अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस एक शुरुआत है। राज एक्सप्लोरर ओरिजिनल्स कोड एक्स सीरीज दी एंड सीजन 1। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो तुरंत लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली सीरीज किस पर होनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगला रहस्य पहले से भी बड़ा होगा। लास्ट लाइन्स फॉर योर रेफरेंस। अगर मेरी मिट्टी से इंसानियत का नया बीज पनपता है तो मैं मिटने को तैयार हूँ।